अ, ये जो है यूरोपियन हिस्ट्री का दूसरा डेमो है। फर्स्ट जो हुआ था वो कुछ दिन पहले हुआ था और ये सेकंड डेमो क्लास है। ठीक है, तो अब एक्चुअली उसमें जो है हमने जो भी जनरल डिस्कशन थी वो की थी। अभी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया मैंने, उस पे जो है बात करेंगे। और जो रेगुलर रेगुलर सेशन है यूरोपियन हिस्ट्री का वो जल्दी ही स्टार्ट होगा। तो आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो जल्दी से जल्दी करवा लें। अच्छा, आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो सीएसएस के सिलेबस का पहला टॉपिक है, यानी कि 1789 से जो हमारी यूरोपियन हिस्ट्री है वहां से हमने जो है पढ़ना है। और पूरा सिलेबस है यूरोप की हिस्ट्री का वहां से। तो वही उस टाइम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था वहां से शुरू हो रहा है। लेकिन इससे पहले, रिवॉल्यूशन से पहले जो यूरोप था उस टाइम किस तरह का था, ऑन द एव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उस पे बात करते हैं। जी आप मुझे बताएं, वॉइस स्क्रीन दोनों क्लियर आ रही हैं? ठीक है, ओके। जी ठीक हो गया। अच्छा, जो अब ये मैप आप देख रहे हैं ना, अब इसको देखें, पहले तो इसको देखें, मैप को। अब मैप में आप देखें, जो ये उस टाइम का पॉलिटिकल मैप है यूरोप का, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। उस टाइम कुछ यूरोप इस तरह का दिखता दिखता था। अब देखें, शुरू करते हैं हम फ्रांस से, जहां पे रिवोल्यूशन आया। फ्रांस के साथ अगर आप नीचे जाएं साउथ में तो स्पेन है। ठीक है, स्पेन के साथ में अटे अचेज पुर्तगाल है। ठीक है, ये साउथ की बात कर रहा हूँ। और ऊपर अगर हम जाएं नॉर्थ में फ्रांस के तो ब्रिटेन है। ठीक है, और नॉर्थ अगर ईस्ट में जाएं तो ये ऑस्ट्रियन अंपायर है और प्रूशिया है। एंड देन जो है ऑस्ट्रियन अंपायर के, अगर हम नीचे जाएं साउथ में तो ऑटोमन अंपायर है। क्योंकि इस दौरान जो ऑटोमन अंपायर, जो इस्लाम था वो आ चुका था इसमें यूरोप में। और उससे ऊपर क्या है, पोलैंड। ये इसकी साइड में ऊपर जो है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में हमारा रशियन अंपायर। ये पॉलिटिकल मैप था फ्रांस का ऑन द एव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखें, हम बात करते हैं कि जी कंडीशंस क्या थी उस टाइम यूरोप की रिवॉल्यूशन के टाइम पे। एक एक कंट्री जो है मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह जो है वो क्या हो रहा था वहां पे। तो आप एक जर्नल थीम, जर्नल अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि यूरोपियन जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम क्या हालात थे यूरोप के। अगर हम इनकी जनरल कंडीशंस की बात करें यूरोप की, तो बहुत सारे स्टेट्स में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो एक मोनार्की थी। यानी कि जो पार्लियामेंट था उसके पास बहुत ज्यादा जो है आपके पावर उसके पास नहीं होते थे पार्लियामेंट के पास, क्योंकि एक एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी। और वहां पे आपके जो है जो पार्लियामेंट थी वो कंट्रोल करते थे, लैंड लॉर्ड्स होते थे वो उसको कंट्रोल करते थे। जो वो पार्लियामेंट की पावर थी वो पीपल पे नहीं थी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी जो है उस टाइम इवॉल्व हो रही थी, अभी यूरोप में नहीं आई थी। तो एक एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी बहुत सारी जगहों पे। जैसे कि फ्रांस की मिसाल ले लें तो उस टाइम किंग लोयस 16 की जो है गवर्नमेंट थी। और दूसरी बात कि कोई भी बैलेंस सिस्टम जो है, स्ट्रीट जो मैन है स्ट्रीट में, यानी कि पॉपुलेशन है वो उसका कोई भी पता नहीं था, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। लाइक इंग्लैंड में, ऑस्ट्रिया हंगरी में, प्रूशिया में, रशिया, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, इन सब में जो है
और रूलर्स इन सब के कौन से डेस्पोटिक रूलर थे 18th सेंचुरी तक। ठीक हो गया। और रूलर्स जो थे यूरोपियन कंट्रीज के, बेसिकली वो बहुत ही डिसऑनेस्ट थे, अनप्रिंसिपल्ड थे, मोरल जो है कोई मोरलिटी उनके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वो सिर्फ जानते थे कि जो उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको कैसे सर्व किया जाए, वो लोगों के लिए काम बहुत ही कम करते थे, अपनी अयाशियों पे काम ज्यादा करते थे। और सबसे बड़ी बात थी एक, उनमें एक क्रेज पाया जाता था। ये जनरल एक थीम दे रहा हूं मैं इसकी रेगुलेशन की। उसमें जो यूरोप की कंडीशंस थी इस टाइम एक क्रेज होता था इन सब में। वो क्रेज क्या था कि जी वो चाहते थे कि जी टेरिटोरियल एक्सपेंशन होनी चाहिए हमारे देश की, हमारे कंट्री की, जो एट द एक्सपेंस कोई जो वीकर नेबर है हम उनसे टेरिटरी जो है अनेक्स कर लें। ये एक जो है उनमें बहुत ज्यादा क्रेज था। और ये क्रेज जो है आप देख लें, इस क्रेज की वजह से यूरोप की हिस्ट्री में आप वार्स बहुत पढ़ेंगे। तो इस क्रेज की वजह से वार बहुत होती रही, वार्स जो है यूरोप की हिस्ट्री में बहुत होती रही हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो डिवाइडेड थी, क्लास स्ट्रक्चर सोसाइटी थी, क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। आपके सबसे पहले जो एक प्रिविलेज्ड क्लासेस थे वो, तो अगर टैक्सेस की बात करें, या तो पार्शली जो है एग्जेम्प्ट कर जाते थे या कंप्लीटली टैक्सेशन से जो है कर जाते थे एग्जेम्प्ट, जैसे कि अभी पाकिस्तान में हो रहा है। और जो भी बर्डन था टैक्सेस का वो अनप्रिविलेज्ड क्लासेस पे था, यानी जो के पुअर लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो बर्जर्स थे, उन पे था। अच्छा, जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल बेसिस पे थी। लैंडलॉर्ड्स जो है वो ही उनको लोकेलिटीज को जो है गवर्न करते थे। और जो भी लोकेलिटीज थी वहां से वो टैक्स वगैरह और जो भी स्टेट के अफेयर्स थे वो ही जो है उनकी देखभाल करते थे। अगर हम रिलीजन कंडीशंस की बात करें तो यूरोप रिलीजियसली डिवाइडेड था बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक चर्च। अब जी प्रोटेस्टेंट क्या कहते हैं और कैथोलिक वाले क्या कहते हैं ये आप देख लेना। लेकिन इनके आइडियाज में जैसे आप समझ लें कि एक जो है कुछ लिबरल हैं, प्रोटेस्टेंट जो हैं लिबरल हैं, और जो कैथोलिक हैं वो ट्रेडिशनल हैं। ठीक है। अब प्रोटेस्टेंट जो हैं वो कहते हैं कि जी जो इंसान है वो डायरेक्ट जो है गॉड से जो है कनेक्ट कर सकता है। लेकिन वो जो है ट्रेडिशनल जो है वो कहते हैं कि जी जो पोप होता है उसके जरिए जो है हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह को इनका कॉन्सेप्ट है। तो आपका यूरोप जो था वो डिवाइडेड था इसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च में। जो नॉर्दर्न एरियाज आप मैप में देखें वो प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है। और जो आपके सेंट्रल जो पीपल थे वो भी प्रोटेस्टेंट थे, बाकी जो था वो कैथोलिक था, यानी कि रशिया वगैरह ये सारा कैथोलिक था। ये मतलब रशिया की बात करें तो ईस्टर्न यूरोप आ जाता है, और ईस्टर्न यूरोप आपका क्या था, कैथोलिक था। तो एक तरह से रिलीजियसली डिवाइडेड, पॉलिटिकली डेस्पोटिक एंड सोशली डिवाइडेड जो है यूरोप आपको एक नजर आ रहा है इस टाइम। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 367 स्टेट्स थे। अब ये जो कंट्रीज है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। और एक असेंबली थी इम्पार्शियल डाइट, वो के जो जिसको कंट्रोल करता था प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। यानी कि जर्मनी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था और बाद में जाके ये यूनिफाई होता है, जिसको हम कहते हैं जर्मन यूनिफिकेशन, और जाके हिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्रूशिया एक ऐसी ताकत थी उस टाइम यूरोप की जो कि राइज हो रही थी अंडर फ्रेडरिक द ग्रेट, जिसने 1740 से 1780 तक 86 तक जो है आपका रूल किया था इस पे।
उनके दौरान जो है उसने प्रूशिया ने कंपैरेटिवली ऑस्ट्रिया से ज्यादा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट कर ली थी। और अगर हम बात करें इसकी ऑस्ट्रिया हंगरी की, तो इन पे जो हब्सबर्ग्स थे वो रूल करते थे, और एम्पायर जो था वो एक द आल्सो द एम्पायर ऑफ द होली रोमन एम्पायर, ठीक है। और जो स्टेट जो ये था इतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि जो इसकी टेरिटरीज थी वो स्केटर थी, और पीपुल्स जो थे उनकी बहुत सारी नेशनलिटीज थी, उनके दरमियान सॉलिडिटी नहीं थी। क्यों? रेशियल, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस डिफरेंसेस की बेसिस पे उनके दरमियान एक यूनियन बॉन्ड नहीं था, जो कि आप आजकल पाकिस्तान में देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, रशिया की बात करें, रशिया में उस टाइम कैथरीन की जो है हुकूमत थी 1762 से लेके 1796 तक। अब उसकी जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, तुर्की और पोलैंड को लेके वो कुछ एग्रेसिव थी। वो चाहते थे, रशिया चाहता था कि जी जो टर्क्स हैं वो जो रूल कर रहे हैं किस पे, केस्टन्स पे, अब उनको जो है अंडर डोमिनेशन ऑफ रशिया लाया जाए। तो इसके बिहाफ पे रशिया ने बहुत सारी तुर्की के साथ वार किए, ऑटोमन एम्पायर के साथ। तो खैर एक ऐसी सूरत हाल थी यूरोप की। और ग्रेट ब्रिटेन उस टाइम जॉर्ज तीन जो है वो गवर्नमेंट कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन पे। और इस टाइम जो है इंग्लैंड जो है डिफिटेड हुआ था, उसको बहुत शिकस्त आई थी बुरी। कहाँ पे? जो इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज थी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सिली ऑफ 1783 के थ्रू जो आई थी, उस टाइम उसको इस तरह से डिफीट आई थी इंग्लैंड को। इस दौरान कुछ इंग्लैंड अगर देख लें तो बाकी कंट्रियों से बेहतर था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, वहां पे प्रोग्रेस आ रही थी एक तरह से। और ये लीडिंग यूरोपियन स्टेट था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और एक पोलैंड है, आप देख लें मैप में। इटली है, दैट इज अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। ये टुकड़ों में बटा हुआ है। स्पेनिश वार ऑफ सक्सेशन जब हुई थी, तो जो इटली था उसको मतलब ये इस तरह से बांट दिया था आपका, इसमें डिफरेंट स्टेट्स में, पपल स्टेट्स वगैरह वगैरह में। तो पुर्तगाल, ये सारी स्टेट्स थी। तो आपने देखा कि जी जो कंडीशंस थी यूरोप की ऑन द एव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह की थी। अगर जर्नल हम देखें तो पता लगता है कि सोसाइटी डिवाइडेड थी, रिलीजन जो है वो भी डिवाइडेड स्ट्रक्चर में था, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म थी वहां पे। और मतलब कुछ कंट्रीज प्रोग्रेस कर रहे थे और कुछ पीछे जा रहे थे। अब हम फ्रांस के रिवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जी, तो ये आप देख लें, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, रिवोल्यूशन की अगर बात करें हम फ्रांस के रिवोल्यूशन की, तो फ्रांस का रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा ही हिस्टोरिकल इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एज वेल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसने बहुत असर किया यूरोप पे एज वेल एज आउटसाइड ऑफ यूरोप। और इस रेवोल्यूशन से जो है पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ यूरोप वो बहुत ही जो है ज्यादा चेंज हुई थी। तो हम देखते हैं, रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से आया और क्यों आया। तीन क्लासेस थी जी यूरोप में। एक जो है फर्स्ट क्लास जो थी वो क्लेर्जी और जो चर्च ऑफिशियल थे, उसको हम कहते थे फर्स्ट स्टेट। और सेकंड स्टेट जो थी लैंड ओनिंग नोबल्स और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, और जो किंग्स थे, वो उसको सेकंड स्टेट कहा जाता है। और ये जो है बहुत ही ज्यादा प्रिविलेजेस क्लासेस थी। और थर्ड स्टेट जो है जिसमें बॉर्जेस और मिडिल क्लास, जिसमें मर्चेंट्स, बैंकर, ट्रेडमैन और जो पीजेंट्स वगैरह आते हैं, ये तीन क्लासेस उस टाइम यूरोप में बनी हुई थी। जी।
स्लाइड नेक्स्ट। अच्छा, जो है थर्ड स्टेट जो है, एक्चुअली वो जो है उनकी वजह से रिवोल्यूशन आया। आप देखते हैं कि क्यों आया। जी, स्लाइड चेंज कर दो। की इंग्रेडिएंट्स जो थे वो उसके पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक और सोशल जो थे, अब इनको हम जो है एक एक करके पढ़ते हैं, आगे चलें। अब देखें जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी। सबसे पहले जो था वो हाई टैक्सेस थी। जो बर्डन था वो गरीब लोगों पे था, सब टैक्सेस का था। और इसके अलावा जो हाई ब्रेड प्राइसेस थी। एनलाइटमेंट जो है एक स्प्रेड हो रही थी। जैन रोसो के जो आइडियाज थे और जो पॉलिटिकल फिलोसोफर थे उनके आइडियाज जो हैं स्प्रेड हो रहे थे इसकी वजह से। और जो अमेरिकन में रिवोल्यूशन आ रहा था उसकी भी जो है स्प्रेडिंग हो रही थी। इस वजह से जो है आपकी रेवोल्यूशन आया। ये प्रॉब्लम थी फ्रांस की सोसाइटी में। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले एक बात ये थी कि फ्रेंच में उस टाइम जो रिवोल्यूशन आया वो जो थी, एक जो अमेरिका में रिवोल्यूशन आया था उससे लोग इंस्पायर हुए थे, एक बात थी। और दूसरी बात ये कि जो फ्रांस ने अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका की हेल्प की थी, क्योंकि फ्रांस का यूरोप में ब्रिटेन के साथ कुछ अच्छे जो है ताल्लुकात नहीं रहे। हमेशा थ्रू आउट द हिस्ट्री फ्रांस और ब्रिटेन के जो हैं ताल्लुकात वो खराब होते रहे। खदीजा राना, ये अपना जो है मुझे अनम्यूट किया तुमने। स्लाइड को आगे बढ़ाओ। ये हो गया, आगे करो। अच्छा, ये देखें आप जो है एक किस्म की इनकम जो स्पेंडिंग ग्राफ है इस तरह का है, जो द फ्रांस जो अर्बन पुअर थे। ये एक इमेज मैंने डाल दी उठा के। आगे चलते हैं। ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो मैनी एंटोनी है, ये साइड वाली। पीछे करो यार।
ये देखें, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो है किंग लोयस 16 है और ये उनकी वाइफ है मैरी एंटोनिटी। ये इन दोनों की जो है आप देख लेंगे, एज में बहुत ज्यादा छोटे थे और इनको कुछ पता नहीं था, और ये जो थे बड़ी ही लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे उस टाइम। इनको कुछ भी नहीं पता था लीडर को कि फ्रांस के अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली। जब चुप करूं तो आप जो है स्लाइड नेक्स्ट कर दें प्लीज। जी, इसके बारे में मैंने ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मैरी एंटोनी और जो उसके चिल्ड्रन उनकी जो है पिक है। ये एक उनकी जगह थी जहां पे वो एक लग्जरी लाइफ जो है बसर करती थी। वाइफ जो किंग लोयस 16, जो लोयस 16 थे, उनकी वाइफ थी। तो सेम उसी की पिक्चर है। अब आते हैं एक्चुअली इकोनॉमिक्स ट्रबल। एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स थी कि जी क्या हुआ कि अचानक से ये रिवोल्यूशन आउटब्रेक हो गया। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक ट्रबल्स थे फ्रांस के उस टाइम पे, उस पे बात करते हैं। ये देखें, एक्चुअली जो सोशल अनरेस्ट था वो इकोनॉमिक वॉर्स की वजह से एक सोशल अनरेस्ट आ गया था। ठीक है, स्पेंडिंग डिफिशिएंट में जो है फ्रांस की गवर्नमेंट चली गई थी। जो किंग लोयस 16 थे वो डीपली जो है डेट क्राइसिस में फ्रांस को जो है लेके आए थे। अब उसकी वजह ये थी क्योंकि जो पिछली जो किंग्स थे, जिसके लोयस 14 हो गया और उसके बाद लोयस 15 आया, उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिस पॉलिसीज की वजह से फ्यूचर इम्प्लीकेशंस आई, और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की वजह से ये इकोनॉमिक ट्रबल्स जो है फेस किए इसने, फ्रांस ने। अच्छा जी, तो अब देखें एक्चुअली जब ये किंग लोयस 16 आए तो जो कंडीशंस थी वो इकोनॉमिक कंडीशंस जो फ्रांस की थी बहुत बुरी हो चुकी थी। वो एक एक तरह से फाइनल बैंक रप्टेप्सी की तरफ जा रहा था। जी, अब आप देखें ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखें। ये जो है अर्बन कॉमनर्स बजट देखें, फूड पे 18%, रेंट 25%, टैक्सेस 13%, क्लॉथिंग 20%। इसके अलावा जो किंग की बजट थी, अब ये देखें, इंटरेस्ट 50%, आर्मी 25%, वर्सिलीज जो एक प्लेस हुआ करती थी वहां पे ये लोग रहते थे, ऐशो आराम और जो है बड़ी ही अच्छी जिंदगी बसर करते थे। उस पे 25% खर्चा होता था, लोन्स पे 25%, तो इस तरह से 160 पे चला जाता था। तो ये इस वजह से जो फ्रांस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है जो फेस कर रहा था। अब 1789 में जो है, अब देखें स्टेट जर्नल एक असेंबली थी फ्रांस में 1789 में। ये कोई 100 साल तक नहीं बुलाई गई थी, एक सदी गुजर गई थी, किसी को कोई गम ही नहीं था कि जी कोई असेंबली है फ्रांस की, उधर असेंबली भी है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी, और यहाँ पे लोगों को बिठा के इस पे काम करें जो इश्यूज हो रहे हैं। तो इस टाइम किंग लोयस 16 को याद आया कि जी अब मैंने मीटिंग बुलानी है कोई, इसको लेके जो एक्चुअली जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, फाइनल बैंकरप्टसी की तरह जा रहा है फ्रांस, तो उन्होंने एक स्टेट जनरल कॉल की और जो है न्यू टैक्सेशन जो है पास करने के लिए, ताकि जी ये फ्रांस जो है अभी जो फाइनेंशियल बैंकरप्टसी की तरफ जा रहा है इससे निकल आ जाए। अब जो आपका ओल्ड रिजेम की अगर हम बात करें, फ्रांस का जो ओल्ड रिजेम था वो एक्चुअली जो है 3 क्लासेस के बेस पे था। एक जो फर्स्ट क्लास द क्लेर्जी, सेकंड क्लास नोबिलिटी, और थर्ड क्लास द बर्जेसेस। अब फर्स्ट क्लास जो क्लेर्जी थी, आप देखें उनके पास हाई प्रिविलेजेस थे वेल्थ के, और 10% ऑफ लैंड जो थी उनके पास थी फ्रांस की। भाई वो तो कोई ऐसे बंदे थे कि टैक्स ही नहीं देते थे। अब उनको सोशल जो है कंफर्ट्स जो है दी गई थी फ्रांस में, कुछ ज्यादा ही हद तक उनके पास स्कूलिंग होती थी, उनके पास हेल्थ के जो सेंटर्स थे उनके कंट्रोल थे। उसके बाद सेकंड पे आती है नोबिलिटी। अब ये जो है
ये लैंड को भी ऑन करती थी, बस कंपैरेटिवली ये था कि जो क्लर्जी थी उनसे कुछ कम ही इनके पास पैसे होते थे। और ये जो थे एक्चुअली ये भी प्रिविलेज्ड क्लास थी, और इसमें किंग्स वगैरह जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये सारे आते थे। अब जो थर्ड स्टेट था, जो निचला तबका, वो फ्रांस में, उसमें बर्जेस थे, पीजेंट्स थे, और 90% पॉपुलेशन थी फ्रांस में इसमें। अब 10% थे ये आपके क्लेर्जी, नोबिलिटी, और 90%। जी अबरार, क्या रिपीट कर दूं? ये वाली ना, कौन सी स्लाइड? देखिए मैं ये कह रहा हूँ, होल। अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी 3 क्लासेस थी उस टाइम फ्रांस में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्की, नोबिलिटी, सेकंड स्टेट थर्ड जो गरीब थे, जो निचला तबका था। अब 90% जो थे वो गरीब थे, बाकी जो 10% थे तो वो अमीर थे। अब अमीर जो थे उनके पास जी प्रिविलेजेस थी, उनके पास हर किस्म की अयाशी थी, उनके बच्चों के लिए जो है एजुकेशन थी, और हर चीज की जो है सहूलत थी। लेकिन इन बेचारों के पास यहाँ तक हालात बुरे हो गए कि शाम या सुबह की रोटी लेने के लिए पैसे नहीं थे। जी आगे चलें। अच्छा देखें, इनकी पॉलिटिकल जो है एक्सप्लॉइटेशन भी थी। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था, अब जैसे इनकी असेंबली का स्ट्रक्चर ऐसे था, उसमें एक्चुअली मेंबर्स तो बहुत थे, लेकिन जो वोट को पावर था उनके जो फर्स्ट स्टेट को था। ऐसे ही एग्जांपल ले लें यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन में तो आप देखें ना, बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन ज्यादा पावर किसको है? जो 5 वीटो हैं। तो इस तरह से ये जो असेंबली थी ना फ्रांस की, उसमें ज्यादा पावर किसको थे? फर्स्ट स्टेट को। तो थर्ड स्टेट जो थी ना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, वो जो थर्ड स्टेट थी ना, वो तो ऐसे ही मतलब नाम की थी। तो इस तरह से जो भी बिल पास होता था, जो वो चाहते थे फर्स्ट स्टेट वाले, यानी जो रिच चाहते थे, जो नोबेल और क्लर्जी चाहते थे, वही होता था। नेक्स्ट प्लीज। ये स्ट्रक्चर है 6 6 4 जो है आपकी फर्स्ट स्टेट जो है क्लेजी, सेकंड स्टेट जो है एरिस्टोक्रेसी, एंड थर्ड जो है आपकी कॉमनर्स। 300 जो है क्लेजी से थे, 300 उसमें थे, और 648 जो थे कॉमनर्स थे, लेकिन पावर ज्यादा उनके पास थी। नेक्स्ट प्लीज। पीछे करना जरा, पीछे पीछे से। असल में एक्चुअली मैं जो है इसको किसी और को हैंड ओवर किया हुआ है, ये पीपीटी, तो इस वजह से। देखेंगे आप जो है पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं, ये जो एक ग्राफ है, ये एक्चुअली ये फर्स्ट फर्स्ट जो क्लेर्जी की आप जो है पॉपुलेशन देख लें, देन आप जो है नोबिलिटी की देख लें, बाकी जो थर्ड स्टेट आप देखें, सारा का सारा फ्रेंड्स एक्चुअली पीजेंट्स और बर्जेस का है। और जो फर्स्ट स्टेट है वो क्लेर्जी और नोबिलिटी, वो कितनी कम क्वांटिटी में है। अब अगर रिसोर्सेज की बात करें, तो आप देखें जो रिसोर्सेज में हैं इनके पास सबसे ज्यादा है। मिसाल के तौर पे, अब अगर पाकिस्तान को इसी स्टेटस से कंपेयर करें ना, पाकिस्तान में 95% जो रिसोर्सेज हैं वो 5% लोगों के पास हैं। बाकी जो 95% लोग हैं उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे ही उस तरह कुछ हालात हो गए थे फ्रांस के। नेक्स्ट प्लीज। हाँ बस आगे चलें, ये हो गया, बता दिया मैंने। जी जी भी बता दिया, आगे चलें आगे चलें। अच्छा ये करते हैं टेनिस कोर्ट ओथ, पीछे करें टेनिस कोर्ट ए ओथ। अच्छा ये देखें ये जो है एक्चुअली जून 1789 को हुआ था ये कोर्ट ओथ। अब ये एमसीक्यूज भी आता है, ये आप नोट डाउन कर लें। अब देखें ये था क्या।
इस पे बात करते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि जी फ्रांस का जो स्ट्रक्चर था पॉलिटिकल, उसमें भी डोमिनेट कर रहा था क्लेरिजी एंड नोबिलिटी। अब इन लोगों ने जो थर्ड स्टेट था पीजेंट्स, उन्होंने सोचा जी अब जो ये बिल आ रहे हैं नया, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए फ्रांस में, इन इन लोगों की अयाशियों की वजह से, इन लोगों की नाएहली करप्शन और जो है घटिया तरीन पॉलिसियों की वजह से जो फ्रांस अभी चला गया है बिल्कुल जो है इकोनॉमिक बैंकरप्सी की तरफ, वो इकोनॉमिक वॉर्स की तरफ। क्योंकि तो अब ये चाह रहे थे कि जी अब ये बिल जो क्लेरिजी और जो नोबिलिटी फर्स्ट स्टेट वाले पास करेंगे, जाहिर बात है ये क्या करेंगे, टैक्सेस लगाएंगे हम पे। क्योंकि ये उस टाइम